नौकरी पर लगते ही चंदन के माँ बाप ने कान पकड़कर उसकी शादी करवा दी। ऐसा नहीं कि उसकी इच्छा नहीं थी, मगर जिस लड़की से हुई उससे करने की उसकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। इस मामले में मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जब माँ बाप के फैसले से असहमत जताता है, घर वाले इस शुभका से ग्रसित हो जाते हैं कि कहीं इसका किसी लड़के के साथ प्यार मोहब्बत का चक्कर तो नहीं चल रहा। बातें कार के अंदर चल रही थी। चंदन एवं उसका परिवार लड़की देख के अपने घर लौट रहा था। देख के क्या, बल्कि कहिए शादी तय करके लौट रहे थे। चंदन की माँ को भी यही कहा लगा कि ये लड़का किसी दिन अचानक अपनी प्रेमिका को लाकर सामने खड़ा कर देगा। कौन है वो लड़की? माँ के मुंह से यही बोल निकले। कौन लड़की जिससे तू शादी करना चाहता है? मुझे क्या पता, तुम ही ढूंढ रही हो ना बहू, तो ढूंढो, लेकिन इस लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों, क्या खराबी है लड़की में? उसके पिताजी ने टोका। बेटा, इस मामले में बड़ों की बात सुनना समझदारी है। माँ ने कहा, अभी सब कुछ हो चुका है, हमने लड़की वालों को हाँ कर दी है। मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक ही दिन में कोई शादी की बात कर लेता है। आप लोगों ने मुझे पूछा तक नहीं और हाँ कर दी। ये क्या बात हुई? अरे बेटा, पर तूने लड़की तो देखी, उससे बातें भी की, वहाँ तूने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या माँ, क्या बात कर रही हो? वहाँ मुझे अकेला छोड़ने को राजी ही कहाँ था। आप लोगों को भी तो फुर्सत नहीं थी कि एक बार बेटे से पूछ ले। अकेले मिलता आपसे तभी तो कहता। उनके सामने तो चिल्ला नहीं सकता ना कि मुझे लड़की पसंद नहीं। जवाब देकर मुकर जाना चंदन के बाप को हरगिज मंजूर नहीं था। रिश्तेदारी में नाम खराब करना उनके लिए असहनीय था, जबकि असलियत ये थी कि कुछ रिश्तेदारों को उनका नाम भी सही से पता नहीं था। अंत में हमेशा की तरह चंदन के बाप का वही लंबा भाषण चला, जिसके बाद चंदन कभी कुछ बोल ही नहीं पाता था। अब कुछ नहीं हो सकता, जो हो गया सो हो गया। भगवान की इच्छा के बिना आज तक कहीं कोई शादी हुई है क्या? बेटा, जिसका जिसके साथ लिखा हुआ है, कुछ भी कर लो हो कर रहता है। लड़की का गुण ज्ञान ही हमेशा रहता है और बढ़ता रहता है। लव मैरिज वालों का कुछ साल बाद क्या होता है वो सबको पता है। क्यों तलाक की नौबत आ जाती है? रूप से एक दिन मोह खत्म हो जाएगा, लेकिन स्वभाव और गुण से मोह कभी खत्म नहीं होता। जो तुम सच सोच रहे हो वो बहुत पहले ही किसी ने सोच लिया था। रूप और गुण में हमेशा गुण का पलड़ा ही भारी रहा है। तुम तो पढ़े लिखे हो, सब जानते हो। ईश्वर की इच्छा के आगे किसी का कोई बस नहीं। जो मिल रहा है उसे अपनाओ। चंदन कुछ और आपत्ति जताता, उससे पहले उसके पिताजी ने कुछ देर के मौन के बाद जोर से कहा, बेटा, तेरे दादाजी ने मेरा रिश्ता तय किया था और तुम्हारा मैं तय करूँगा। चंदन को लगा जैसे ये बात उसके बाप ने खुन्नस में भी कही। खैर, जो भी हो, अब कुछ उपाय नहीं था। घर से भागने के बारे में उसने सोचा, लेकिन ये बड़ा हंगामा खड़ा करने की जैसी बात थी। ये सोचकर कि जब उसके माँ बाप को पता चलेगा कि उनका बेटा भाग गया है तो क्या होगा, चंदन सिहर उठा। अनमने ढंग से ही सही, अब वो शादी के कामों में रुचि दिखाने लगा। वह जान गया था कि उसके होने वाले ससुर ने अचूक चाल चली है। माँ बाप के लिए भारी दहेज के सामने पुत्र की इच्छा की कोई कीमत नहीं। आखिर बड़े बूढ़ों ठहरे यूं ही धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए बैठे हैं। दुनिया की रीत से भली भांति परिचित है। आज के युग में धन का ही मोल है, बाकी कुछ नहीं पूछता। गधा धनवान हो तो घोड़ों में भी शामिल हो सकता है, और घोड़ा गरीबी का मारा हो तो गधे भी उसे दुत्कार दें। लेकिन चंदन को धन का मोह कभी कम ही था। वह तो रूप का दीवाना था। धन किसी को दिखा नहीं सकते, रूप ही है जो दिखता है और तारीफें भी देता है। शादी का तामझाम खत्म हुआ। दोस्त रिश्तेदार बधाई देकर अपने घर को लौट गए। जैसा कि चंदन को पहले से ही अनुमान था, उसकी धर्मपत्नी मात्र धन ही लेकर आई थी। रूप उसमें अगुल भर भी नहीं था। गुण की परवाह भला नई नई शादी में कौन करता है? घर परिवार संभालना ही अगर स्त्री का गुण है तो ये गुण तो सभी पत्नियों में बराबर मात्रा में होती है। हाँ, आगे जाकर पति को
उसके माँ बाप और भाई बंधुओं से अलग कर देना भी पत्नी का एक विशिष्ट गुण है, जिसे जो समझना हो समझे, मगर चंदन के लिए गुण से ज़्यादा महत्व रूप का था। शादी से पहले कई बार माँ बाप की ज़बरदस्ती के कारण अपनी पत्नी से बातचीत कर चुका था और उसे इशारों इशारों में जता चुका था कि वो इस शादी से खुश नहीं है, और इस बात को शायद वो भी समझती थी। पहली रात को चंदन उसकी तरफ पीठ किए सोया रहा और कुछ देर बैठी रही। उसकी तीक्ष्ण दृष्टि उसे अपने पीठ पर घूरते महसूस हो रही थी, मगर उसने कमाल की सहन शक्ति दिखाई और पड़ा रहा। जाने कब उसे नींद आई और कब उसकी पत्नी सोई, चंदन को कुछ पता नहीं। सुबह नींद खुली तो सामने पत्नी का चेहरा था। उसका मन खिन्न हो गया। कहाँ वो सौंदर्य प्रेमी और कहाँ ये कुरूप मुखड़ा, गेहुआ रंग, छोटी छोटी आंखें जो बंद थी, तोते सी नाक जो बड़ी विचित्र मालूम पड़ती थी, मोटे टेढ़े ओठ और छोटी सी गर्दन। एक लंबी सांस भरकर वो बाहर निकल गया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। जब भी वो बात करना चाहती, चंदन बाहर भागता, उससे निगाह मिलाने की चेष्टा तक नहीं करता। बिस्तर पर जब कभी वो हाथ पकड़ती या पीछे से उसके कंधे पर अपना सर रखती, वो हल्के से झिड़क देता और तंग ना करने को कहकर नींद के आगोश में चला जाता। उसने अब माँ बाप से भी बात करना कम कर दिया था। उसे मालूम होता मानो उन्होंने उसका सारा जीवन ही नष्ट कर दिया हो। चंदन बिजली विभाग में नौकरी करता था। शादी से पहले शाम होते ही घर पहुंचकर उसे चैन मिलता था। अब घर आते ही ऐसा लगता मानो किसी नरक में आ पहुंचा हो। चुपचाप खाना खाकर छत पर टहलने के बहाने चला जाता और तब तक अपने कमरे में नहीं जाता जब तक उसकी पत्नी सो नहीं जाती। उसने घर से दूर अपने ट्रांसफ़र की अर्जी विभाग में दे दी थी। दुआ कर रहा था कि भगवान इतनी दूर किसी कोने में पटकों की दोबारा घर आने में साल भर लग जाए, मगर ये मुमकिन नहीं था। तबादला उसी ज़िले में ही कहीं हो सकता था, और फिर नई नौकरी वाले की बात कौन सुनता है। अंत में गांधी जी के सहारे बड़े साहब ट्रांसफ़र करने के लिए राजी हुए। ये उनका पहला अवसर था जब कोई घर से दूर ट्रांसफ़र की अर्जी दे रहा था। सो अचंभित होकर उन्होंने दूसरे दफ्तर में एक सप्ताह के अंदर ज्वाइन करने के लिए चिट्ठी निकाल दी। चंदन ने बड़े मुश्किल से अपनी खुशी को छिपाते हुए दुखित स्वर में माँ बाप को ये सूचना दी। नौकरी तो छोड़ी नहीं जा सकती ना। सो उसने अपना सारा सामान रात को ही बांध लिया। माँ ने उसे पत्नी को भी साथ ले जाने का सुझाव दिया, जिसे उसने ये कहकर ठुकरा दिया कि पहले वहाँ कोई ठौर ठिकाना ढूंढ ले, फिर देखूंगा। बेचारी कहाँ मेरे साथ भटकती रहेगी, जबकि वह अच्छी तरह जानता था वहाँ सरकारी क्वार्टर मिल जाएगा। उसकी पत्नी तुरंत बोल पड़ी, आप भटक सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, एक से भले दो। मगर माँ को बेटे का विचार ही अच्छा लगा। नई बहू का इस तरह परेशानी में पड़ना अच्छा नहीं। कुछ दिन बाद जब सब व्यवस्थित हो जाए तो चले जाना। उस रात चंदन को खुशी के मारे नींद ही नहीं आई। सुबह सुबह घर से निकल गया। पत्नी दरवाजे पर खड़ी रोती रही। वह जानती थी कि ये सब उसके पति ने जानबूझकर किया है। वह उसकी पीठ को घूरती रही। चंदन ने मुड़कर देखना तक भी जरूरी नहीं समझा। जिससे पीछा छुड़ाने के लिए भाग रहा था, उसे मुड़ मुड़ कर देखने का कोई तुक नहीं था। मगर सुजाता के लिए वह मात्र एक पीठ नहीं, बल्कि उसकी हसरतें थी, जो अब उसकी पकड़ से दूर जा रही थी। वह दूर तक चंदन को जाते हुए देखती रही। ओझल होने के बाद भी वह किसी सोच में गुम सुनी सड़क को घूरती हुई खड़ी रही। उसे तब होश आया जब उसकी सास ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शाम तक चंदन नए कस्बे में पहुंच चुका था। दफ्तर गया तो वहां ताला जड़ा था। सरकारी क्वार्टर्स की चाबी अगले दिन ही मिल सकती थी। सो उसने एक सस्ते होटल में रात गुजारी। बहुत ही सुकून की नींद सोया वह। उसे किसी पिंजरे के कैद से मुक्त पक्षी सा महसूस हो रहा था। वह भूल गया कि वह शादीशुदा है। यहाँ रहते चंदन को अब 2 महीने से ऊपर हो गए हैं, मगर उसने घर की कोई सुध नहीं ली। हाँ, कभी कभार फ़ोन पर माँ से बात हो जाती है। वो कई बार उसे अपनी पत्नी को साथ ले जाने की बात कह चुकी है, मगर वो कोई न कोई बहाना बनाकर टालता रहा।
अब उसे एक नई तरह की आज़ादी का एहसास होता था। माँ बाप ने तो घर में ही बांधे रखने की पूरी व्यवस्था कर दी थी। सुंदर बीवी होती तो शायद वह भी वहीं पड़ा होता। उसे ये समझ नहीं आता कि कैसे एक कुरूप युवती के साथ कोई अपनी पूरी जिंदगी बिता सकता है। दोस्त लोग देखेंगे तो मन ही मन खूब हंसेंगे कि अच्छी जोड़ीदार मिली है। शादी से पहले तो खूब डींगे हाँकते थे, अब निहारते रहो उसका अप्रतिम मुखड़ा। सभी तो यही समझेंगे कि दहेज के लालच में जनाब बस सूरती की खान को अपने गले में लटकाए बैठे हैं। बात कुछ कुछ सही भी है। उसे लगता माँ बाप की हर बात मानकर उसने अपनी जिंदगी ही चौपट कर दी थी। खैर अब उनसे दूर रहकर कुछ राहत थी। जिन कामों से छुटकारा पाने के लिए उसने शादी के सपने भरे थे, अब वही काम उमंग के साथ खुद करता। खाना बनाता, कपड़े धो लेता और खुद ही क्वार्टर की साफ सफाई भी कर लेता। रोज शाम बाजार में घूमता और नजरें बचाकर सौंदर्य पाए करता। उसे महसूस होता दुनिया में सुंदरियों का अभाव नहीं, लेकिन उसके ही नसीब में वो मनहूस लिखी थी। उसे बड़ी कोफ्त होती। कभी कभी एक शाम उसकी सहकर्मी भरत ने उसे अपने घर चाय नाश्ता के लिए आमंत्रित किया। चंदन के लाख मना करने के बावजूद वो जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। उसकी धर्मपत्नी को देखकर उसे यही लगा कि भरत और वह एक ही नाव के सवारी हैं। हट्टा कट्टा सुंदर नौजवान भरत और उसकी काली नाटी चपटी मुखाकृति वाली बीवी में कोई मेल नहीं था। वह हतप्रभ होकर उस हंसमुख दंपति को देख रहा था। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार झलक रहा था। उसे उनमें वास्तविक भावना नजर आई। भरत अपनी बीवी के हर काम में हाथ बटा रहा था। उनमें मनमुटाव का कोई सुराग चंदन के हाथ नहीं लगा। उसकी उत्सुकता इतनी बढ़ गई कि विदा लेते वक्त उसने भरत से पूछ ही लिया कि उसकी शादीशुदा जिंदगी कैसी है। भरत से जवाब मिला, एकदम स्वर्ग जैसा। चंदन अपने ठिकाने पर लौट आया। रास्ते भर यही सोचता रहा कि भरत ने सच कहा या बस औपचारिक जवाब दिया। जो भी हो, चंदन को भरत एक मजबूरी आदमी ही जान पड़ा, जो जख्म की असहनीय पीड़ा को अपनी फीकी मुस्कान की आड़ में छुपा रहा था। एक ऐसा आदमी जिसका महफिल में मजाक बन गया हो, मगर अपनी झेप मिटाने के लिए वह खुद भी सबके साथ अपने ऊपर हंस रहा हो। लेकिन वह भरत नहीं है। ऐसा दिखावटीपन उसके बस की बात नहीं। इसी तरह कैसे 6 महीने बीत गए पता ही नहीं चला। पहले चंदन को उसकी माँ कहती, बेटा कब तक अकेला रहेगा, बहू को ले जा अपने साथ। अब सुर बदल गया था। माँ जी कहती, बेटा चंदू घर आ जा, कितने दिन हो गए। वह गोल मोल जवाब देकर, कभी गुस्सा होकर तो कभी कम काम के बोझ का हवाला देकर टालता रहा। एक बार माँ जी रोई, फिर भी वह नहीं गया। उसने एक तरह की जिद पकड़ ली कि आखिर उन्हें पता तो चले बिन मर्जी की शादी कराने का मजा क्या होता है। उसकी माँ भी अब पछतावा करती थी। इस शादी ने बेटे को उनसे दूर कर दिया था। चंदन पैसे बराबर हर महीने भेजता था, मगर माँ के लिए इनका महत्व कुछ नहीं था। क्या भूल हुई प्रभु जो बुढ़ापे में बेटे की सूरत देखने को तरसना पड़ रहा है। माँ जी कभी कभार जबरदस्ती बहू को फ़ोन पकड़ा देती कि ले बात कर, लेकिन चंदन के मुंह से सिवाय हाँ हूँ के अलावा कुछ नहीं निकलता। उसकी बीबी सारी बात समझती थी, लेकिन चंदन से कह नहीं पाती, क्योंकि शादी के बाद चंदन ने उसे कभी करीब आने ही नहीं दिया था और सीधे साधे अचानक कहना सुजाता को ठीक नहीं जान पड़ता था। एक दिन की बात है, उसका ममेरा भाई निशांत उसे दफ्तर में दिखा। निशांत और उसकी अच्छी जमती थी, ये बात सभी लोग जानते थे। चंदन को लगा अंत में माँ ने घर बुलाने का ये उपाय किया है, लेकिन उसे क्या पता था कि गुल खिला चुका है, बाग लुट चुका है। निशांत उसे दफ्तर से बाहर ले गया। उसने वह खबर इस तरह भूमिका बांधकर सुनाया मानो किसी सबसे प्यारे इंसान की मौत की खबर सुना रहा हो। उसे आशा था कि चंदन भैया तो सुनकर कहीं गिर ना पड़े, लेकिन चंदन ने उसे निराश किया। क्या मेरी बीवी भाग गई? चलो अच्छा ही हुआ, बला टली। चंदन को इस खबर से कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे उसे खुशी ही हुई। मन ही मन बोला, धन्य हो प्रभु,
आपने आप पीछा छूटा, जान बची। क्या बात है चंदू भाई? उसे मन ही मन मुस्कुराते देख उसके ममेरे भाई ने आश्चर्य से पूछा, आप ठीक तो हैं ना? कुछ नहीं। बोला क्या खाएगा? बोल क्या खाएगा? इतनी अच्छी खबर लेकर आया है। क्या बात कर रहे हो चंदू भाई? निशांत उसे देखता रह गया। आपको अभी तक घर निकलना चाहिए। भाभी के घर वाले आपके घर गए थे, खूब हंगामा के कर गए हैं और दहेज वापस मांग रहे हैं। हाँ तो उनके मुंह पे मार फेंकेंगे। कोई कुबेर का खजाना दे दिया था क्या? और उनमें शर्म नाम की चीज़ बची है कि नहीं? एक तो उनकी लड़की नाक कटा कर गई और ये लोग हमें ही आंखें दिखा रहे हैं। बात उससे भी बड़ी है भाई, रिश्तेदार लोग कह रहे हैं आपको शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आपके ससुर ने तो घर में तूफान खड़ा कर दिया। फूफा फूफी को खूब सुनाया उस बुढ़े ने कि आपको क्या हक है एक औरत के सपनों को कुचलने का? दहेज के लालच में ब्याह का स्वांग रचने की क्या जरूरत थी? निशांत ने असली बात अब जाकर बताई। चंदन को बात समझ में भी आ गई। उसका आग बबूला हो उठना उचित था। उसके पुरुषत्व को चुनौती दी गई थी। उसका ससुर घटिया इंसान था, ये बात उसे मामूली थी, लेकिन इतना बड़ा कमीना है, इस बात का विश्वास उसे आज हुआ। कब की बात है ये? मुझे तो कुछ खबर नहीं है। परसों ही तो ये सब खेल हुआ है। आप फ़ोन उठा ही नहीं रहे तो कोई बात कैसे बताए? अरे हाँ यार, चंदन को याद आया कि उसने फ़ोन को खामोश कर दाल के डिब्बे में डाल दिया था। और फूफी या फूफा भी आपको क्या कहते? आप तो उन्हीं को दोष देते हैं कि आप लोग अपनी पसंद का बहू लेकर आए हो। खुद समझो, वो अपनी ओर से कोशिश कर रहे हैं जो कर सकते। फिर निशांत ने कान में फुसफुसा कर कहा, भाभी बड़ी मौज में हैं भाई, उनको लड़कों की क्या कमी? चंदन का कलेजा धक कर गया। वह खुद को किसी बेवकूफ़ सा अनुभव कर रहा था। उसी भाव से वह अपने ममेरे भाई को बस घूरता रहा। निशांत को चंदन के चेहरे पर अब जाकर वो भाव दिखे जो वह देखने की उम्मीद कर रहा था। वो अभी कहाँ है? चंदन का चेहरा दमक रहा था। कौन? भाभी जी अपने मायके में। उनका बाप ले गया और उनकी दूसरी शादी करवाने की तैयारी में जुट गया है, वो भी उसी मजनू के साथ। क्या साला, क्या बाप है वे? चंदन को सदमा सा लगा। इतना सब कुछ हो गया और उसे मालूम ही नहीं। बाप बेटी ने मजाक बनाकर रख दिया है उसका। उस बुढ़े की खबर तो लेनी ही पड़ेगी। वैसे भी लोमड़ी शक्ल वाले लोग कमीने होते ही हैं। बुढ़ा तो लोमड़ी का भाई लगता है। कहाँ जाएगा ये गुड़? जैसा बाप वैसी बेटी। रुक लोमड़ियो, जरा पहुँचने दो वहाँ। चंदन को चुप देख कर निशांत बोला, चलिए भाई जी, मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे तो मुझे कुछ काम से दिल्ली जाना था, लेकिन आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। जाकर उनकी अक्लें ठिकाने लगाते हैं। नहीं यार, तू दिल्ली जा, इनके लिए तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। उसकी गर्दन दबोच के माँ बाबूजी के पैरों में नहीं डाल दिया तो कहना। उसकी इतनी हिम्मत की हमें बेवजह चार बातें सुना कर चल दे। निशांत चला गया। चंदन ने उसके सामने बड़ी बहादुरी से कह तो दिया, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दफ्तर में वह कुछ देर किसी तरह शांत बैठा रहा, मगर फिर उसे अपने क्वार्टर चला गया। माँ को फ़ोन किया। खबर पक्की थी। उसकी भूतकालिक ससुर ने उसके बाप का बड़ा अपमान किया था। उसकी माँ ने तो कह दिया, पिताजी का सम्मान लेके आओगे तो घर आओ, वरना मत आओ। चंदन का वदन क्रोध से सुलग उठा। उस बुढ़ऊ की हिम्मत कैसी हुई उसके पिताजी की बेइज्जती करने की? इधर बीवी बेवफा निकली, उसका दर्द कुछ अलग था। आदमी बीवी को अपनी संपत्ति समझता है और इस संपत्ति को किसी दूसरे हाथों में देखना वह बर्दाश्त नहीं कर सकता, भले ही बीवी से उसकी ना पटती हो। चंदन ने सोचा ही नहीं था कि उसकी कुरूप पत्नी का भी कोई आशिक होगा। कितनी शरीफ बनती थी। एक ही बार में आखिरकार ना शराफत का चोंगा उतर गया। आखिर वो एक स्त्री है चंदन, उसके लिए किसी को जाल में फांसना कोई बड़ी बात नहीं है। कहाँ तो तुम सोच रहे थे कि उससे दूर भागकर तुम्हें चैन मिलेगा, लेकिन सच ये है कि वो खुद भी यही चाहती थी। तुम तो उसके रास्ते का कांटा थे और उससे दूर जाकर
तुमने खुद उसका रास्ता साफ कर दिया। खुद को बड़े चालाक समझ रहे थे, निकले मूर्ख राम। खुद को अकेले कपड़े धोते रहे, खाना बनाते रहे, क्वार्टर साफ करते रहे और उसे गुरछल्ले उड़ाने के लिए छोड़ आए। तुम यहाँ जी तोड़ मेहनत कर रहे थे और वहाँ वो मज़े से प्यार की पींगे बढ़ा रही थी। चंदन को अपने मन में शैतान के खिल्ली उड़ाने वाले ठहाकों की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसके तन बदन में आग सी लग गई। अब उसे जल्द से जल्द उस सड़ियल बुढ़े के पास पहुंचना था और उस कुरूप लड़की से भी हिसाब चुकता करना था। भले वह दूर था, बात नहीं करता था, लेकिन सास ससुर तो थे, उनका तो ख्याल करना चाहिए था। खाने पहनने की कोई कमी नहीं थी, कोई दुख तकलीफ नहीं, फिर भी ऐसा कांड कर दिया। पति नाराज है तो उसे मनाओ। ये क्या बात हुई कि पुराने यार के साथ भाग निकलो। सुबह तड़के वह बस से ससुराल की ओर निकल पड़ा। पहुंचकर वहां क्या देखता है, चारों ओर सजावट हो रही है, ढेर सारे मुक्तखोर रिश्तेदार जमा हैं। उसे देखते ही उसकी सास हाथ पकड़कर अंदर ले गई। चंदन कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे भोजन परोस दिया गया। बेचारा किसी तरह निवाला हलक के से नीचे उतारता गया और झटपट खाना खत्म कर लिया। तब तक उसके ससुर जी सामने आ गए। चंदन का चेहरा देखते ही मुस्कुरा कर बोले, दामाद जी, तलाक के बारे में आपको जो भी बात करना हो बेटी से कीजिए, आपका सारा भ्रम दूर हो जाएगा। चंदन अंदर ही अंदर उबल रहा था। भ्रम साला भ्रम, बेटी की दूसरी शादी कराने निकला है। चेहरे पर एक पैसे का शर्म नहीं है। देखो साले का थोबड़ा पूरा का पूरा लोमड़ी है, हंसता है तो भेड़िया लगता है। आपको भी मेरे बारे में बहुत बड़ा भ्रम है, कहाँ है वो? चंदन भड़क कर पूछा। उसके ससुर ने बिना कहे हाथ से इशारा किया। उधर कहाँ? पेड़ के ऊपर। चंदन ने कहा, बेटा वो बगीचे में है। जवाब उसकी सास ने दिया। अकेले ही है ना? चंदन ने व्यंग किया। उसकी सास ने किसी को आवाज़ देकर कहा, जाओ सूजी को बता दो चंदन आए हैं। सुजाता तब 12 साल की थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी जब उसे यह एहसास हुआ कि वह खूबसूरत नहीं है। स्कूल में ब्यूटी कॉन्टेस्ट था और उसे उसकी सहेलियों ने मजाक उड़ाते हुए भाग लेने से भी मना कर दिया। सुजाता से पढ़ाई में पीछे रहने वाली सीमा ने कहा, बड़ी आई ब्यूटी कॉन्टेस्ट करने वाली, पहले राउंड में ही निकाल दी जाएगी। अपनी बेइज्जती खुद क्यों कराना? अंकिता को सबका मजाक बनाने में बड़ा मज़ा आता था। बोली, तेरी नाक तो तोता जैसी है और आँख चूहे जैसी, कहकर हाथ से मुंह दबाते हुए हंसने लगी तो बाकी सब भी हंस पड़े। सुजाता की पक्की सहेली चंद्रिका ने सबको आड़े हाथों लेते हुए सूजी का बचाव किया। वह अत्यंत खूबसूरत, किसी विदेशी डॉल जैसी दिखती है। उसका रंग बड़ा अलौकिक था, दूधिया गुलाबी कर सकते हैं, जो चेहरे और गले की नीली हरी नसों के साथ मिलकर अनोखा सौंदर्य बोध उत्पन्न कर देती थी। बड़ी बड़ी हल्की भूरी रंग की आंखें, लंबी और ऊंची सुंदर नाक, कामनदार तीखी पतली भौहें और गुलाब की पंखड़ियों से ओठ, लचीली ग्रीवा व ऊंचा मस्तक, बालपन की मासूमियत और उसकी सुंदरता पर 4 चांद लगा दी थी। चंद्रिका ने नहले पे दहला मारा। ओह देखो तो कौन सी चली है दूसरे पर हंसने, जिसका खुद का चेहरा बंदरिया सा लगता है। दूसरों को देखना छोड़कर आईने में खुद को भी देख लो। अभी सभी लड़कियां चुप हो गई। चंद्रिका की बराबरी करना उसके बस की बात नहीं है। सबने आशा भरी निगाहों में हमेशा अकेले रहने वाली सोनिया को देखा, जो चंद्रिका की तरह ही खूबसूरत थी। सोनिया ने सबकी ओर से मोर्चा संभाला। उसे सुजाता से चिढ़ थी, क्योंकि वह चंद्रिका को अपने दोस्त के रूप में देखना चाहती थी। बोली, हाँ वो बंदरिया है, लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के मर नहीं थे। संभवतः अनजाने में उसने दोनों पक्षों को ताना मार दिया। चंद्रिका से भी कुछ कहते नहीं बन पड़ा तो बोली, अगर सूजी नहीं होती तो मैं भी इसमें नहीं रहूँगी। वहाँ सबके सामने तो सूजी को चंद्रिका से बचा लिया, लेकिन सुजाता अपने मन के अंदर खुद को घायल महसूस कर रही थी। घर पहुँचते ही उसने अपना स्कूल बैग एक कोने में फेंका और बिस्तर पर औंधे मुंह होकर रोने लगी। उसकी माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर वह जिद करने लगी कि मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूँ। अब इसका क्या जवाब दिया जाए। उसकी माँ उसे बगीचे में ले गई। बोली, इनमें सबसे सुंदर फूल कौन सा है सूजी के लिए?
ये बताना बहुत आसान था। चंपा, चमेली, अपराजिता, गुड़हल, गुलाब, कुमुदिनी, गेंदा आदि फूलों में से उसे रक्तिम गुलाब ही पसंद था। उसकी माँ ने कहा, गुलाब ही क्यों, क्या नीले अपराजिता सुंदर नहीं है? सूजी ने देखा अपराजिता फूल भी अति मनमोहन लग रहे थे। वो बोली, ये भी सुंदर है, लेकिन मुझे ये गुलाब पसंद है। उसकी माँ ने फिर सवाल किया, वो सफ़ेद गुलाब क्यों नहीं? वो हल्का गुलाबी रंग वाला क्यों नहीं? ये गहरा लाल ही क्यों पसंद है तुम्हें? सूजी को समझ में नहीं आ रहा था कि माँ क्या बोलना चाह रही हैं। वो बोली, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ। उसकी माँ ने कहा, कोई भी फूल अपने आप में बहुत सुंदर है, ये तो देखने वाले पर निर्भर है कि वो किसे सुंदर कहता है। जो तुम्हारे लिए सुंदर है वो मेरे लिए खराब हो सकता है, और जो तुम्हारे लिए बदसूरत है वो मेरे लिए सुंदर हो सकता है। अच्छा बताओ, तो ये दुनिया किसने बनाई है? भगवान ने। तो फिर भगवान जी किसी को खराब कैसे बना सकते हैं? सुंदर चीज़ों की अहमियत इसलिए है क्योंकि उनके मुकाबले खराब देखने वाले चीज़ें मौजूद हैं। अगर सभी सुंदर हो जाए तो फिर सुंदरता का क्या मतलब रह जाएगा? सूजी ध्यान से सुन रही थी। बोली, मैं ही ऐसी क्यों? वो देखो, जहरीला फूल, उसे कोई नहीं पूछ छूता है, छूता भी है तो फिर अच्छे से हाथ धोना पड़ता है। उसकी गंध भी जहरीली है। सभी फूलों से अलग वह इंसान की जान लेने वाला फूल है। फिर भी देखो कैसी खिली हुई है, क्योंकि महादेव भोलेनाथ को वही फूल सबसे अधिक पसंद है। बेटी, सुंदर और कुरूप हमारे मन का वहम है। खुद बताओ, जो सुंदर लड़की सबसे झगड़ा करती रहती है उसे कौन पसंद करेगा? कोई भी नहीं। हाँ, क्यों? क्योंकि चरित्र और स्वभाव सुंदर होने चाहिए, ना कि चेहरा। एक दिन सभी को बूढ़ा होना है, फिर मिट्टी में मिल जाना है। ये शरीर हमेशा थोड़े ना रहेगा, हमेशा रहेगा तो सिर्फ हमारा अच्छा व्यवहार और अच्छी बातें। लेकिन माँ, सीमा बोल रही थी कि मुझे कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। क्यों? मेरी नाक तोते जैसी लंबी है। उसकी मासूमियत भरी सवाल सुनकर उसकी माँ हंस पड़ी। बोली, देखो तो मेरी नाक को तुमसे भी ज़्यादा लंबी है। फिर तुम्हारे पापा से शादी हुई कि नहीं? सीमा को कुछ पता नहीं है, हमेशा कम नंबर लाती है परीक्षा में। सूजी ने सब कुछ समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। इस बात को करीब 15 साल हो गए हैं, लेकिन सूजी की यादों में इस घटना का विशेष महत्व है। अपनी माँ की बहुत सी बातें उसे बाद में समझ आई, जब वह दुनिया से परिचित हुई। सुंदरता के असली मायने इतनी आसानी से कहाँ समझ में आते हैं। बगीचे में ठीक उसी जगह फूल को निहारते हुए सुजाता बैठी है। वह अच्छी तरह जानती थी उसका पति जरूर आएगा। तभी किसी ने उसे चंदन के आने की सूचना दी। वह अपनी स्मृतियों से बाहर आई और संभल कर बैठ गई। वह तैयार थी। चंदन बरामदे को पार कर घर के पिछवाड़े में बने बगीचे में पहुंचा। बगीचा काफ़ी बड़ा था। आम, अमरूद, नारियल, लीची आदि के बड़े बड़े पेड़ घना छाया किए हुए थे। मुलायम दूब घास से बगीचा हरा भरा था, जिन पर ढेर सारी फूलों की क्यारियाँ थीं और तरह तरह के फूल खिले हुए थे। वहीं उसे सुजाता बैठी दिखी। ओह महारानी, प्रकृति का आनंद उठा रही हैं, मेरे जीवन में कांटे बिछाकर यहाँ फूलों का मजा ले रही हैं। उसकी पीठ चंदन की तरफ थी। उसने जानबूझकर मुड़ने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि अनजान बनकर बैठी रही। चंदन ने दूर से ही कहा, क्या नए पति के लिए वरमाला बुना जा रहा है? जरा दिखाओ मुझे भी। आप यहाँ? उसने चौंकने का अभिनय किया। उठकर खड़ी हो गई। जी, आपके कारनामों ने आने को मजबूर कर दिया। तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा कोई आशिक भी है? चंदन ने खुले शब्दों का प्रयोग ही उचित समझा। बता देती तो क्या होता? सुजाता ने उल्टा सवाल किया। शादी नहीं की होती और क्या होता? आपने कब शादी की? आपने तो शादी का खेल खेला। सुजाता नपे-तुले शब्द में बोल रही थी। मेरी छोड़ो, मुझे अच्छे से पता है कि मैंने शादी की है या नहीं। जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। शादी से पहले अपने यार के बारे में क्यों नहीं बताया? जब कोई था ही नहीं तो क्या बताती? सुजाता ने धीरे से आवाज़ दिया। चंदन के क्रोध को वह समझ रही थी। अच्छा, तो शादी के बाद गुल खिला रही थी। मेरी नहीं तो कम से कम अपने बाप की इज्जत का तो ख्याल रखती हूँ। मैं भी किसके इज्जत की बात कर रहा हूँ? पापा के बारे में कुछ मत कहिए। आपकी दोषी मैं हूँ। आपको मुझ पे गुस्सा करना चाहिए,
लेकिन तुम्हारे बाप को मेरे घर जाकर हंगामा खड़े करने का बड़ा शौक है ना। अब यहाँ तमाशा होगा और सबके सामने होगा। शादीशुदा होकर रास रचाती है और बाप दूसरी शादी कराने निकला। वाह क्या परिवार है तुम लोगों का। और ये साले बेशर्म रिश्तेदार भी गाते बजाते पहुँच ही गए हैं। ये नहीं कि लड़की को समझाएं। लड़की को क्या समझाएं? अगर लड़की समझ जाए तो क्या आप उनको अपनाएंगे? सुजाता ने बात पकड़ ली। चंदन हाँ बोलते बोलते लड़खड़ा गया। फिर कुछ देर चुप रहकर बोला, ये एक बेकार बात बोल रही हो जो नहीं हो सकता। लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारी शादी भी इतनी आसानी से मैं नहीं होने दूंगा। सुजाता की धड़कनें तेज हो गई। वह चुप हो ही रही। तुम्हारा बाप मेरे पैर पकड़कर नाक रगड़ेगा तब जाकर तलाक दूंगा। साला समझ के क्या रखा है? हमारी कोई इज्जत नहीं है। पापा को कुछ मत कहिए, मुझे गाली दीजिए। सुजाता थोड़ी भड़क गई। लेकिन मुझे गाली देने से पहले कि खुद के गिरेबान में झांक लीजिए। शादी से के पहले दिन ही आप मुझसे दूर भागते रहे, सीधे मुंह कभी बात नहीं की। फिर खुद ट्रांसफ़र कराकर दूसरे शहर चले गए। आज आधा साल गुजरने के बाद पत्नी को गैर के साथ देख कर उस हकजता पहुंच गए, उसे बदनाम करने पहुंच गए। अपनी इज्जत की इतनी चिंता थी तो मुझे साथ क्यों नहीं ले गए? तब इज्जत को इज्जत समझे नहीं। अब जब इज्जत लुट गई तो दूसरों को दोषी ठहराने पहुंच गए हैं। एक ही सांस में बोलकर सुजाता चुप हो गई और लंबी लंबी सांसें लेते हुए चंदन को घूरती रही। चंदन की हवा संट हो गई। उसे ये उम्मीद नहीं थी। कहाँ तो वो इसे धमकाने आया था। सुजाता ने उसे आईना दिखाकर उसकी बोलती बंद कर दी। और फिर इसे पता है कि चंदन ने खुद अपना तबादला कराया था। लेकिन चंदन भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह जानता था विपक्षी पर पूरी तरह हावी होने के लिए कभी कभार अपनी गलती स्वीकार कर लेना घाटे का सौदा नहीं है। हाँ मेरी गलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम गुरछल्ले उड़ाने लगो। कम से कम दो परिवारों की इज्जत का ख्याल किया होता। कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सुजाता उसकी बातों को अनसुना कर बोली, आप अपने मन की बातें क्यों नहीं बताते? क्यों मुझसे दूर भागते हैं? वो क्यों नहीं बताते? बताइए कि मेरी शक्ल से आपको नफरत है। आम तौर पे शरीफ आदमी किसी को सीधे मुंह ये नहीं कहता कि मुझे तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं। ऐसी बातों से आदमी झेप जाता है। चंदन भी चुप रहा। सुजाता बोली, मैं आपको कुछ बताती हूँ। इस जगह अभी यहाँ हम बैठे हैं, यहाँ मेरी बहुत सी यादें छुपी हुई हैं। एक बार बचपन में मैंने माँ से पूछा था कि मैं बदसूरत क्यों हूँ। मेरी माँ ने कहा था कि सुंदरता देखने वाले आँखों में होती है, ना कि दिखाई देने वाले चीज़ों में। आपको क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ जो आपके मन की बात नहीं समझ सकती? मैं जानती हूँ मैं कोई हूर परी नहीं हूँ। आपको खूबसूरत पत्नी चाहिए थी, वो मैं नहीं हूँ। फिर तो आशिक भरे पड़े हैं। आपके जख्म पर नमक रगड़ने वाली बात है। चंदन ने टोका। वह तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। सुन लीजिए, मेरा कोई आशिक नहीं है। ये झूठ तो सच क्या है? सच ये है कि मैंने और निशु ने मिलकर आपको घर बुलाने के लिए ये झूठा नाटक किया। सुजाता ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। क्या चंदन को तुरंत कुछ समझ नहीं आया? क्या बोल रही हो? निषाद ने आपसे जो भी बोला वो झूठ है। ये बस एक प्लान था आपको घर बुलाने का, ताकि हम मिलकर एक अंतिम फैसला लें। तो ये सजावटें क्यों कर रही हो? इतने रिश्तेदार क्या करने के लिए जमा हैं? ये आपकी शादी में आए हैं। सुजाता ने चंदन पर विस्फोट सा किया, लेकिन वह मुस्कुराती रही। चंदन अचंभित था। कुछ बोल पाता उससे पहले ही सुजाता बोल पड़ी, आप चुपचाप सुनिए। आप मेरे साथ खुश नहीं हैं, इसलिए मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। लेकिन रिश्ता खत्म करने से पहले आज पत्नी होने का दर्जा जरूर निभाऊंगी। आपको सुंदरता से प्यार है ना? चंदन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी शादी, मुझे उस निशांत की खबर लेनी पड़ेगी। खड़े हो जाइए, सुजाता ने कहा। चंदन चौंका। क्या मतलब? मतलब खड़े हो जाइए। मैं भी खड़ी होती हूँ। चंदन खड़ा हो गया। सुजाता उसके सामने खड़ी थी। वह बोली, माफ़ कीजिएगा, लेकिन इससे अच्छा तरीका मुझे और कुछ नहीं मिला। अब आपको पता तो चला कि आप आए नहीं, बुलाए गए हैं। आप इस नाटक के सिर्फ किरदार हैं और मैं इस नाटक को रचने वाली। अब मैं जैसा कहूँ वैसा कीजिए, आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। आंखें बंद कीजिए, आपको जादू दिखाती हूँ। चंदन को कुछ अटपटा लग रहा था, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। उसका दिमाग अंदर ही अंदर घोड़े दौड़ा रहा था। वह सब कुछ स्वीकारात्मक सी मनोदिशा में था।
वह कुछ आपत्ति जताता उससे पहले ही सुजाता बोल पड़ी, आंख बंद कीजिए या फिर मुझे अपने हाथों से बंद करना होगा। चंदन ने अपने आंखें बंद कर ली। सुजाता का चेहरा उसके जेहन के अंधेरे में चमक उठा। जब तक मैं ना बोलूं अपनी आंखें बंद रखिएगा। चंदन को बगीचे में बैठे चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसे एहसास हुआ जैसे सुजाता उसके पीछे आ गई। पता नहीं क्या दिखना चाहती है। वह अपनी आंखें बंद किए रहा। आंखें खोलिए, आवाज़ दूसरी थी, सुरीली थी और चेहरा भी अलग था। चंदन की आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी सुंदर युवती उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखी थी। बड़ी बड़ी हल्की भूरी गहरी आंखें। वह नैसर्गिक सुंदरता की मालकिन उसे देख मुस्कुरा रही थी। चमत्कार, कहीं ये कोई अप्सरा तो नहीं? चंदन ने मन ही मन सोचा। फिर अपने पीछे मुड़कर देखा। सुजाता भी खड़ी मुस्कुरा रही थी। ये पहली सहेली चंद्रिका है, बेंगलोर में रहती थी, इसलिए हमारी शादी में नहीं आ पाई थी। वह करीब आती हुई बोली, चंदन और चंद्रिका, वाह क्या जोड़ी बनेगी। क्या बकवास कर रही हो? चंदन झेप गया। क्यों, मैं पसंद नहीं आई? एक बार चंद्रिका ने कहा। बचपन की मासूमियत अब प्रौढ़ हो गई थी। भोलेपन की जगह अब एक कशिश पैदा हो गई थी। गहरी चमकदार आंखों के साथ चंद्रिका के चेहरे का आकर्षण आमंत्रित सा करता प्रतीत होता। स्वर्ग की अप्सरा में भी जले उठे। ऐसी हसीन नहीं, मेरा मतलब आप बहुत खूबसूरत हैं। आप आगे कुछ और कहें उससे पहले मेरी सहेली के बारे में बता दूं। सुजाता बोली, चंद्रिका का पिछले सप्ताह ही तलाक हो गया है। 3 साल में ही उसका पति ऊब गया। इसके पहले को अब ये बदसूरत लगती थी। आप ही बताइए, वह आदमी गधा है कि नहीं? मेरी तरफ थोड़ी ना है चंद्रिका की कोई बदसूरत कह दे अब ये दूसरी शादी करना चाहती है। मैं चाहती हूँ आप इससे शादी कर लीजिए। चंदन ने चंद्रिका को गौर से देखा। बला की खूबसूरत, फिर भी पति ने छोड़ दिया। वह भी बदसूरत कहकर कमाल है। क्या गारंटी है कि 3 साल बाद मुझे भी वह बदसूरत नहीं लगेगी? सचमुच खूबसूरत देखने वाले के मन में ही होती है। उसने फिर सुजाता को देखा। वह उसे बड़ी आत्मीय सी जान पड़ी। इतना बड़ा त्याग कर रही है। स्वर्ग की अप्सरा सी युवती सी उसकी शादी कराने के लिए मेहनत कर रही है। क्या होगा अगर मैं चंद्रिका से शादी कर लूँ? क्या सुजाता खुश रहेगी? तू क्यों उसकी खुशी के बारे में सोच रहा है? तुझे सुंदर लड़की से शादी करनी थी। लो, सुंदरतम हाजिर थी। आप चुपचाप शादी करो। क्या हुआ? आपने कुछ जवाब नहीं दिया। सुजाता ने टोका। क्या कहूँ, लोग क्या बोलेंगे मुझे दूसरी शादी करने पर? बाबूजी, माँ तो मुझे कच्चा ही चबा जाएंगे। लोगों की फिक्र आप क्यों करते हैं? माँ बाबूजी यहीं हैं, उन्हें मैं समझा लूँगी। माँ बाबूजी यहाँ हैं। चंदन को झटका सा लगा। हाँ, मैंने उन्हें बुला लिया है क्योंकि मेरा काम है आपको उनके साथ सुंदर बीवी के साथ भेजना। माँ जी आपको याद करते करते रोती रहती हैं। मुझसे उनका दुख नहीं देखा जाता। उनके दुख का कारण मैं ही हूँ। मैं समझ गई। अब तक मैं आपके घर में रहूँगी, आप नहीं आएंगे, इसलिए ये सब व्यवस्था की है। चंदन आश्चर्य से सुजाता को देखता रह गया। हाँ, आप जल्द से मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार कर के घर चलिए, चंद्रिका ने शरारती अंदाज में कहा। चंदन ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। वह अब कितनी दंड में नहीं लग रही थी। उसकी मुस्कान में विश्वास था और उसकी आंखों में चमक थी, मानो किसी चमत्कारी शक्ति ने उसका आत्मा छू लिया हो, मानो उसके अस्तित्व के ज्वाला ने सत्य की लौ का स्पर्श कर लिया हो। वह चंद्रिका को देखते हुए सुजाता से दृढ़ स्वर में बोला, चलो माँ बाबूजी के पास, आज मैं सुंदर बीबी को घर ले ही जाऊंगा। कुछ ही देर बाद सुजाता के घर एक गाड़ी चली गई, सीधे चंदन के घर पर आके रुकी, जिसमें एक सुंदरी युवती उतरी। यह चंदन की खूबसूरत बीबी थी, मगर बीबी नई नहीं थी, चेहरा पुराना ही था। अब देखने वाले की आंखें मात्र उसका चेहरा नहीं देख रही थी, बल्कि उसके मुखमंडल की आभा से फूट रही थी। प्रेम, पवित्रता और त्याग की रोशनी को भी देखने में सक्षम थी। माँ जी बड़ी खुश हैं बेटे को मीठी उल्हाड़ने में देखकर। अपने भाग्य पर फूली नहीं समा रही थी, लेकिन चंदन के बाबूजी नाराज थे। घर पहुंचते ही एक लंबा चौड़ा भाषण चला, लेकिन अंत में सच्चाई स्वीकार समझने और स्वीकार के कारण माफ़ी मिली। अगले दिन चंदन जाने को तैयार हुआ। इस बार अकेला नहीं, बल्कि बीवी के साथ। सुजाता की हंसते अब उबान मार रही थी। वह फटाफट सारे सामान बांध कर जाने को तैयार हो गई, लेकिन इस शर्त के साथ
कि जल्द ही चंदन को अपना तबादला फिर से यहीं कराना होगा। नए जगह के अनुसार सुजाता ने अपनी दक्षता के साथ खुद को ढाल लिया। अब मोहब्बत के साथ चंदन और सुजाता की जिंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक ही चंदन ने सुजाता से पूछा, क्या होता अगर मैं तुम्हारी सहेली चंद्रिका से शादी कर लेता? तुम ठगी रह जाती, बस देखती रह जाती। चंदन हंसने लगा, जी नहीं, वह नाटक मैंने रचा था और नाटक का रचयिता नाटक का अंत पहले से जानता है। सुजाता आंखें मटकाती हुई बोली, क्या सचमुच चंद्रिका के साथ इतना बुरा हुआ है? उसके पति ने उसको छोड़ दिया? इसे आप राज ही रहने दो, ये सब बस नाटक रचयिता के जानने की बात है। अगली बार उससे मिलूंगा तो ज़रूर पूछूंगा। हाँ, कभी मिले तो ज़रूर पूछ लेना। सुजाता हंस पड़ी। उसकी बात समझने ही अंदर ठहाके लगा उठा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।